Hello friends, welcome you all. How are you? Hope you are doing well. बेसिकली हम लोगों ने जो आपका इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज है, अब आप देख सकते हो काफी अंत समय तक पहुंच चुका है। 130 पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इतनी लंबी जर्नी हम लोगों ने कैसे तय की हमें खुद भी पता नहीं चल रहा है। बट एक आपका वास्ट जो इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो फंस जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इसीलिए बस आपको रिवीजन करते रहने हैं आसानी से, और बार बार आप वीडियो देखो। और कीवर्ड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड पर फोकस करना है, ताकि जब आप कोई क्वेश्चंस फेस करते हो तो अगर कीवर्ड आपको पता रहेगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अहमियत होती है कीवर्ड की। दैट्स वाई मैं टेलीग्राम चैनल पर भी, जहां पर भी मुझे कीवर्ड्स के टॉपिक मिलते हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो ये आपके आंसर के फ्लो को इंक्रीज करेगा। जब आप आंसर राइट करोगे तो आपको क्या लिखना है, आपको उतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास कीवर्ड का स्टॉक मौजूद है। इसलिए आपने देखा भी होगा, किसी भी टॉपिक की आपने इंटरव्यू सुनी होगी या फिर आपने लेक्चर्स देखे होंगे, तो सब कीवर्ड पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कीवर्ड एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और कहीं ना कहीं ये आपके आंसर इनरिचमेंट में भी मदद करती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस्ड कि मैं आपको कीवर्ड बताते चलूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। और आज मैं एक सदाबहार टॉपिक, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन सोसाइटी डिस्कस करने वाले हैं। और इसको सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि क्या आने वाले समय में, यानी कि 2023 के एग्जामिनेशन की बात कर लो या फिर 2024 की बात कर लो, तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं क्या इससे, क्योंकि ये आपका एक न्यू टॉपिक है। और एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और वहां से हम देखेंगे कि हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं। और हाँ, 2021 जो अभी आपका लेटेस्ट पेपर हुआ है, जो 2022 में हुआ था, जो मैंने शेयर भी किया आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर क्वेश्चंस पूछे गए थे लेकिन कोविड-19 को डायरेक्ट और लिंक नहीं किया था। हाँ, इसमें ये बातें बोली गई थी कि जो आपका वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, उसके क्या अपने चैलेंजेज है, तो इन सब टॉपिक पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम भी एक सदाबहार टॉपिक है, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका डिजिटल इरा आ रहा है, जिस प्रकार से वर्क कल्चर में चेंजेज आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो वर्क फ्रॉम होम का टॉपिक है वो आपका एक सदाबहार टॉपिक हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जाना। बस आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है। एंड अगर आपका कॉपरेशन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन है, जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी नहीं बन पाती है। तो ये बातें होती है, बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे, उसे आप बस फुलफिल करते जाओ और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। स्टैटिक में तो आपको पूरा फ्लो करवा ही देंगे, इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज जो स्टैटिक टॉपिक्स है वो एक बार आपकी पकड़ बन गई तो करंट अफेयर्स को पढ़ना, लिंक करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे प्रवचन देने में, डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। 2-3 मिनट का प्रवचन हो गया, लेकिन शुरुआत शुरुआत में बोल देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो जो आपका बेस है ना वो बने, एक प्रकार से जो फ्लो है अंडरस्टैंडिंग की, सुनने की, वो बने। नहीं तो अगर हम डायरेक्ट टॉपिक से शुरुआत कर दे तो फिर यूं कह सकते हो कि फिर तो एक जो माहौल बनता है, समा बनती है, वो कहीं ना कहीं बनने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं पहले समा बनाता हूँ। एक वो गाना भी है ना, तो उस गाने के हिसाब से मजा मस्ती करते हुए चलिए आगे बढ़िए। और क्या, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इससे पहले हमने क्या खत्म किया था, बड़ा टॉपिक सेकुलरिज्म का खत्म कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सेकुलरिज्म के हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
खासकर उसका जो मेजर वेटेज था वो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म वर्सेस आपका इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंसेस है। और सेकुलरिज्म जो पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हमारे संविधान में वो कौन कौन से प्रोविजंस है जो सेकुलरिज्म को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, वो आपका प्रियम्बल ले लो, डीपीएसपी ले लो, फंडामेंटल राइट्स ले लो, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के फीलिंग को ही तो देते हैं। तो इस एंगल से आपको सोचना है। तो लेट्स स्टार्ट। होप यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन सोसाइटी। जब कोविड-19 आई थी, कब आई थी? 2020 में। तो किसी को भी नहीं पता था कि ये बीमारी है क्या, कब तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, किसी को भी पता नहीं था। और इस तेजी से ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया कि आप देख सकते हो इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई वर्ल्ड ओवर में, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में जो आपका सेकेंड या थर्ड फेज आया था कोविड-19 का, आपने देखा कि कितनी ज़्यादा जो डेथ है वो हुई और कितने परिवारों ने अपना फैमिली मेंबर्स को खो दिया। तो उस प्रकार की जो पेन निकल कर आई, हम लोग क्या ही फील कर सकते हैं, ठीक है। और अलोंग विद दैट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर जो प्रेशर आया वो भी हमने देखा। साथ ही साथ किस प्रकार से ऑक्सीजन सबकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो फुलफिल भी नहीं हो पा रही थी। तो जो आज ऑक्सीजन आप फ्री इन्वायरमेंट में देखते हो, वो उस समय कोविड-19 के दौरान कितनी ज़्यादा अहमियत हो गई थी, ये इस बात से भी इंडिकेशन निकलता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, चाहे वो सर्विसेज हमें फ्री में ही क्यों ना दी जा रही हो। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि फ्रेश ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। और पॉल्यूशन के कारण आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में घर कर रहा है एंड अल्टीमेटली डैमेजिंग आवर हेल्थ सिस्टम। और मैंने एक रिपोर्ट भी साझा की थी आई थिंक कि टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें ये बोला गया था कि जो पार्टिकुलेट मैटर के कंटेंट है वो अनबॉर्न बेबी में भी पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं बल्कि अनबॉर्न बेबी को भी वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो ये आपने देखा, मैंने ओवरव्यू बनाया। और हाँ, गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए थे और आगे भी लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल हमारा वैक्सीनेशन का रहा है, साथ ही साथ अवेयरनेस जनरेशन का रहा है, एज वेल एज जो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब क्या। जैसे आपका आरोग्य सेतु ऐप आ गया, या फिर वो जो आपका एक पोर्टल आया था ना, कौन सा पोर्टल था वो याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड सोचते हैं। कोविन पोर्टल, यस, कोविन पोर्टल आया था और अल्टीमेटली वहां से वैक्सीन मॉनिटरिंग की जाती थी कि कौन से राज्य में कहां पर वैक्सीन गया है, कितने ने वैक्सीन लगवाई। और इस प्रकार से आंकड़ा आप देखते हो कि आज 2 साल बाद, यानी कि वैक्सीनेशन के आते हुए तो 1 साल ही हुआ है, तो एक प्रकार से 200 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। तो ये भी एक भारत की बड़ी उपलब्धि है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो भारत का दबदबा है ना वो काफी मजबूत है। भारत जेनरिक मेडिसिन के मामले में काफी बड़ा सप्लायर है और इसके कारण आपका सस्ते में व्यक्ति का इलाज हो पाता है ना। क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं आपको भी पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट जो आपके गरीब व्यक्ति हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है हेल्थ केयर से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें निकल कर आती है। मैं आपको वेरियस डायमेंशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंसेप्ट को समझ लो, लिंक कर लो अच्छे से, ताकि आप दोबारा भूल ना पाओ, ठीक है। नहीं तो पढ़ाने का क्या है, मैं आपको इसे 20 से 30 मिनट में
कंप्लीट करवा देता। लेकिन क्या फ़ायदा, थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंडिंग करके नहीं समझेंगे तो फिर वो दिक्कत ही हो जाती है, ऐसा लगेगा कि हम इसे रट रहे हैं। जब आप समझ सकते हो, जब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो फिर रट्टाफिकेशन की तो बात ही नहीं है। बस एक आध डाटा आपको याद रखने हैं, जो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको क्या याद रखने हैं। तो इस एंगल से हमें चलना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। आवर फर्स्ट मोटो ऑलवेज कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, और अभी 2022 का जो आपका पेपर हुआ उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे भी हम देखेंगे, और 2021 के भी पेपर को हम देखेंगे। वैसे आप देख लेना कि कोविड-19 से क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम बात करें 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आप, कोविड-19 पैंडेमिक हैज caused unprecedented devastation worldwide. Okay. However, technological advancement are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic. तो देखो, जब कोविड-19 का फेज आया था ना, तो टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा है टू कर्ब द इन्फेक्शन, ठीक है, टू कर्ब द डेथ रेट्स, ठीक है, टू इंश्योर ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, ट्रैक द केसेस। तो काफी ज्यादा प्रचार प्रसार टेक्नोलॉजी का हो रहा था, तो इसीलिए क्वेश्चन का फोकस टेक्नोलॉजी पर रहा है। और इसमें आपको बताना है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका फायदा उठाया गया टू विन ओवर द क्राइसिस, एंड आपको बताना है कि हाउ टेक्नोलॉजी वाज साउट टू एड मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। अब मैं आपको बस एग्जांपल दूंगा, आप आराम से क्वेश्चंस को लिख सकते हो। जैसे 2-3 एग्जांपल तो मैंने पहले ही दे दिया। ये जो कोविड-19 की पेंडेमिक है, इसको ट्रैक करने के लिए, जो केसेस है, इन्फेक्शन है, उनको ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लाई गई थी कि नहीं लाई गई थी? बिल्कुल थी। इस आरोग्य सेतु में क्या है, आप रजिस्टर करवा सकते हो जो वैक्सीनेशन आपको लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ फैमिली के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। साथ ही साथ इस आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कितने केसेस आपके आसपास के वातावरण में मौजूद हैं, ताकि आप सतर्क हो सको, ठीक है, और आप भी अपना जांच पड़ताल कर सको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनिज्म के माध्यम से, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है ना, किसी व्यक्ति से आप इन्फेक्ट हुए हो, ये सब जानकारी के आधार पर आपको बताता है कि आप सिक्योर हो या नहीं हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही परिणाम है कि हम अपने आप को सेफ रख सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपका कोविन पोर्टल है, इसके माध्यम से जो वैक्सीन डिलीवरी है उसको ट्रैक की जा रही थी कि कौन से राज्य में कितनी वैक्सीन डिलीवरी हुई, क्या स्टेटस है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन डिलीवरी सही से नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो इन सब के माध्यम से जो डाटा जनरेट हो रही थी ना, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया गया, उसको प्रॉपर तरीके से एक प्रकार से अंडरस्टैंड किया गया, और उस प्रकार से एक्शन भी लिया गया ताकि हम सटीक, एक प्रकार से सटीक आइडेंटिफिकेशन कर सके, लोकेशन का ट्रेस कर सके, ट्रैक कर सके और रिजॉल्व कर सके, ठीक है। तो जैसे कोई रीजन है वहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये हमें पता चल गया लेट से, तो आराम से वहां पर हम डॉक्टर्स को भेज सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि केसेस कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर हम उस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली सब में क्या था कि केसेस तेजी से बढ़ रहे थे, तो ये जो ऐप था, ये जो आपका ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम था, उसी ने तो बताया कि हाँ केसेस काफी तेजी से बढ़ रही है और पोटेंशियल है कि और आगे बढ़ सकती है, इसलिए हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए गए, ठीक है, जो डॉक्टर्स की संख्या है, वॉलंटियर्स है, उनको बनाए गए। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने मदद किया। अलोंग विथ व्हाट, जो आपका टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, यानी कि जो मेडिकल टूल्स या डिवाइसेस कह लो, वो भी तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। जैसे आपका जो इंडिजीनियस टूल्स बनाए गए, टेस्टिंग टूल किट बनाए गए, तो उन सब ने भी कहीं ना कहीं बीमारी को ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया। वो बातें हो गई। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो कि जो वैक्सीन है, एक तो बड़ा ही अचीवमेंट है भारत के लिए कि विद इन 1 ईयर
वैक्सीन बना देना और एक प्रकार से इफेक्टिव वैक्सीन की वो जो है वायरस के जो भी आपके स्ट्रेन्स है उससे वो लड़ सकता है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इस प्रकार से आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिख सकते हो कि जहां पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर आपका आरोग्य सेतु ऐप भी हो गया, कोविन पोर्टल ऐप भी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपके मेडिकल टूल्स हैं और डीआरडीओ सब ने भी वेरियस डिवाइसेस बनाए थे, ठीक है, कोविड को ट्रैक करने के लिए या फिर यूं कह सकते हो कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो आप लिख सकते हो। होप आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है हम क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम ये भी अगर हम बात करें कि 2023 या फिर 24 के लिए रेलेवेंस है या नहीं, तो अगर क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको डायरेक्ट अब क्वेश्चन आ सकता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन वेरियस टॉपिक्स, जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। ये चांसेस अब कम हो जाते हैं क्योंकि ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम है ना, अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बीत चुकी है, समय बीत चुका है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि रेदर स्टडी कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, यू शुड स्टडी कि अगर एम्प्लॉयमेंट पर कोई इश्यू आता है, डोमेस्टिक वायलेंस पर कोई इश्यू आता है, या फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन पर कोई इश्यू आता है, या एजुकेशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, हेल्थ, पॉवर्टी, राइजिंग इनइक्वलिटी, तो वहां पर कोविड एज ए फैक्टर आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि कोविड ने सिर्फ करेंट टाइम को अफेक्ट नहीं किया है, कोविड ने फ्यूचर के इश्यूज को और भी अच्छे से खासे से अफेक्ट किया है, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गई, जब कंपनी शट डाउन हुआ तो अल्टीमेटली जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और अब भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से आपको लिंक करना है, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरे एंगल से समझाने का प्रयास किया है कि आप कैसे दूसरे एंगल से लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब चांसेस कम है। लेकिन हाँ, अगर आपका इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, जो आती ही है, फ्रिक्वेंटली आती है, वोमेन पर भी टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, एजुकेशन पर आता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन पर आता है, हेल्थ पर आता है, पॉवर्टी पर आता है, राइजिंग इनइक्वलिटी, इन सब पर आता है, तो वहां पर आपको कोविड से इंटीग्रेट कर देने हैं, बस इतना करना है आपको। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, तो उसको आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। तो स्कीम्स के रूप में मदद किए हैं, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम सुना होगा, फिर गवर्नेंस लेवल पर, उसके बाद मेडिकल मेजर जैसे वैक्सीनेशन हो गया आपका, ठीक है, ड्रग्स हो गया, दवाई हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरवेंशन किए गए हैं, बिकॉज कोविड-19 ने इकोनॉमी को काफी गहरी चोट पहुंचाई है, नॉट ओनली द इंडियन इकोनॉमी बट ग्लोबल इकोनॉमी। और आपको पता है ना कि 2020 में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था वो -7.3% से ग्रो कर रहा था। तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा गहरी इम्पैक्ट जो है कोविड-19 ने लगाई है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या किए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन सब है वो सब को हम देखेंगे, बस आपको कीवर्ड पर फोकस करते रहना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में मिलिंडा गेट्स, आपको ही पता है ना, बिल एंड मिलिंडा गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा। बिल गेट्स कौन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो पेंडेमिक है इसने मैग्नीफाई किया है एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी इन आवर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी पर इसने गहरा प्रभाव डाला है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी है, ठीक है। जैसे जेंडर इनइक्वलिटी की बात कर लो या फिर पॉवर्टी की बात कर लो, तो इन सब को और ज़्यादा बढ़ाया है। अब जेंडर इनइक्वलिटी की बात करें तो जैसे देख सकते हो जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करने लग गई हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, क्योंकि जो आपके हस्बैंड है, बिकॉज ऑफ द शटडाउन ऑफ द कंपनी, या फिर हो सकता है उनको कंपनी से निकाल दिया होगा, तो अल्टीमेटली वो घर में रह रहे होंगे और
वर्कलोड महिलाओं की बढ़ गई होगी, और बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रेशर ऑफ द हस्बैंड, तो डोमेस्टिक वायलेंस देखने को ज़्यादा मिला था। ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, एक डाटा ने भी इसको कंफर्म किया है, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती है। साथ ही साथ पॉवर्टी पर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो आपका सोसाइटी पर भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ गई है, पॉवर्टी और ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया है, साथ ही साथ सिस्टमेटिक रेसिज्म, और साथ ही साथ ये भी देखा होगा आपने, डिस्क्रिमिनेशन भी होने लग गए थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, कि भाई साहब हम 5 किलोमीटर दूर रहकर आपसे बात करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन एक प्रकार से होता है ना कि मानसिक फीलिंग डेवलप हो जाना कि बस दूर रहो, नज़दीक नहीं आना है, शक की बीमारी डेवलप हो गई थी। तो वो सब चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मेंटल पीस को डिस्टेबलाइज किया था। और WHO ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है कोविड-19 के ऊपर, तो इसको भी समझ लेना है, आपको ध्यान रखना है। ये जो समरी है एक प्रकार से, है ना, ये जो आपका WHO ने बात कही है एक प्रकार से ये समरी है, तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसके कारण पहली बात तो ये कि ड्रामेटिक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमने देखा, वर्ल्ड ओवर में कितनी ज़्यादा जीवन खो दी गई बिकॉज ऑफ द कोविड-19, या फिर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। जो भी है, इटली में आपने देखा भी होगा, इटली में छोड़ो, इंडिया में तो आपने देखा है कितनी बड़ी क्राइसिस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सबकी भी डेथ हुई थी, है ना। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो पब्लिक हेल्थ है उस पर भी एक बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि ये तो हेल्थ डिजास्टर थी ही थी। उसके बाद फूड सिस्टम पर भी आई, बिकॉज जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। आपको याद होगा कि जो चाइना है इसने ग्लोबल सप्लाई चेन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। यूँ कह सकते हो कि जितना वो पहले एक्सपोर्ट करता था फूड प्रोडक्ट सबको, उतना ही ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्शन लगाने लगा था, ठीक है। उसके बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो शट डाउन ही हो गई थी। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शट डाउन हुई तो बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज थे उसने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस किया। यूँ कह सकते हो कि बहुत सारी कंपनी जो है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया। इसके कारण नॉट ओनली द इकोनॉमी बल्कि जो लाइवलीहुड है इन लोगों की उसको भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद आप देख सकते हो एक डाटा के अनुसार नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 3.3 बिलियन ग्लोबल वर्कफोर्स आर एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइवलीहुड, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी शट डाउन होने के कारण ये जो आपके वर्क फोर्स है, समझ में आ रहा है, इनको भी तो वर्क से थ्रू आउट किया गया, ठीक है। और बहुत सारे कंपनी में ये बातें थी कि जो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल उससे हाफ या फिर 25% ही ऑपरेट कर रही थी। तो इन सब के कारण जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं इन पर भी लाइवलीहुड का असर पड़ेगा, इनके इनकम पर असर पड़ेगा। अब इनके इनकम इनके लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली पर आएगी, फैमिली पर आएगी तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हेल्थ पर आएगा, हेल्थ पर आएगा तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आपका बीमारी में तब्दील हो जाएगी, और इसके कारण और बर्डन इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से साइकिल लिंक्ड है, ठीक है। और जो आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर जो बात नहीं की जाती है ना, बिकॉज हमें या हमारे पास जो डाटा रहता है वो आपका फॉर्मल वर्कर्स के जनरली रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है इसको प्रॉपर मॉनिटर कर पाना भी एक चैलेंजिंग है। लेकिन आपको ही पता है ना, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, क्योंकि इनके पास तो कोई सोशल प्रोटेक्शन होती नहीं है, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन नहीं होती है तो बहुत सारे जो आपके वर्क है, जैसे माइनिंग का वर्क हो गया, ये सब भी तो शट डाउन हो गया था, ठीक है। या फिर जहाँ पर भी ये वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन उनकी वर्क एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गई होगी, तो इसके कारण इन पर भी काफ़ी गहरा इम्पेक्ट पड़ा है। और ये तो ऑलरेडी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हो इनकी जो एक दिन की भी अगर काम बंद हो जाती है तो मान के चलो कि उस दिन हो सकता है कि इनकी फैमिली भूखी भी रह जाए। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। साथ ही साथ देख सकते हो एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, इस पर भी गहरा असर पड़ा। बहुत सारे व्यक्ति
हेल्थ केयर को तो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, क्वालिटी हेल्थ केयर तो सोच छोड़ो। हमने इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हॉस्पिटल से, किस प्रकार से जो आपका कंडीशन था हॉस्पिटल का, ठीक है, जहाँ पर पेशेंट ही पेशेंट आ रहे थे नज़र, और यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर सैनिटेशन सब ना होने के कारण बीमारियाँ और ज़्यादा फैल रही थी। तो ये सब बात है, और इसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्टिव एसेट्स का लॉस हुआ, या फिर यूँ कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल का लॉस हुआ, ठीक है। और ये एनालिसिस आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो ये आप समझ सकते हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है थोड़ा सा कंप्रीहेंड करके। अब बस आपको इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एम्प्लॉयमेंट ये देख लेना है, ठीक है। तो लेट्स टॉक विद द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? बिकॉज कंपनीज शट डाउन हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शट डाउन हो गई थी, इसलिए क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। आप देख सकते हो अगस्त 2021 के डाटा के अनुसार की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% है। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 6.6% है, अर्बन इंडिया की बात करें तो 8.6% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब समझते हो कि जो आपका नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, या फिर यूं कह सकते हो कि परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स हु इज अनएम्प्लॉयड। अब ये जो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स होता है, इसमें आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन को कहते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स हु इज अनएम्प्लॉयड, ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाता है। तो आपका ये जो है 7.2% रहा है, और रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में मैंने बात किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि इतने परसेंटेज ऑफ रेट के जो लोग हैं वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड होंगे, तो आराम से इसका इम्पैक्ट आपका उनके लाइवलीहुड पर पड़ रहा होगा, उनके फैमिली मेंबर पर पड़ रहा होगा, ठीक है। डिसेंट वर्क उनको नहीं मिल पा रही होंगी, हो सकता है वो मनरेगा सब की वर्क की तलाश कर रहे होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख लो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सेक्टर्स, ये तो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ है, क्योंकि यूँ कह सकते हो कि शटडाउन ही हो गई थी ये सब एक्टिविटीज। उसके बाद इंडेक्स ऑफ एक्चुअल हायरिंग, इंडेक्स ऑफ एक्चुअल हायरिंग का मतलब ये हुआ कि ये आपको बताता है कि अल्टीमेटली जो कंपनी हायर करती थी उसका क्या पोटेंशियल था। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये आपका नीचे गिर गया, 132 जुलाई से सितंबर 2020 में था, और ये आपका नीचे गिरकर 60 हो गया था जनवरी से मार्च 2021, जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कंपनी जो है ज़्यादा हायर नहीं कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ये एक आपका रिपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो इस स्टडी ने या इस रिपोर्ट में ये पाया कि कोविड-19 का जो फर्स्ट वेव आया, ये तो मैं फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ, ये जो स्टडी है इसने फर्स्ट वेव की बात की है, इसने लगभग 23 करोड़ पीपल को पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में ले आया। समझ में आया ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको ही पता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। और अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये हुआ कि जो आपका व्यक्ति है वो थ्रेशोल्ड वेज यानी कि 375 रुपीज़ पर डे से कम कमाता है। और ये जो 375 रुपीज़ पर डे का रिकमेंडेशन है वो आपका अनूप शतपाथी कमेटी ने दिया था कि लेट्स से कि आपका पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी में आपका बीपीएल हो गया और ये आपका एपीएल हो गया, एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन। तो ये थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दी गई थी कि 375। अब जो इससे कम कमाएंगे वो बीपीएल में होंगे और इससे ज़्यादा कमाएंगे वो एपीएल में हो जाएंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वेव लगभग 23 करोड़ पीपल वो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से ये निकल कर आई कि नॉट ओनली पीपल वेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, बल्कि जो पॉवर्टी में 15% का इंक्रीमेंट हुआ रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में 20% का इंक्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग द लास्ट वन पेंडेमिक ईयर। समझ में आ रहा है, एक साल के भीतर भीतर आपका ये पॉवर्टी में इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब पॉवर्टी में इंक्रीमेंट देखने को मिला, इसमें सोचो कि और कितने ज़्यादा इश्यू निकल के आते हैं। अब आप लिंक करने की कोशिश करो,
है ना। पॉवर्टी के साथ साथ और क्या इश्यू निकल कर आते हैं ना, इनकम पर डायरेक्ट असर होगा, साथ ही साथ यूं कह सकते हो हेल्थ पर डायरेक्ट असर होगा, एजुकेशन पर डायरेक्ट असर होगा, ठीक है। और यूं कह सकते हो कि जो आपका कन्फ्लिक्ट सब है वो सब भी निकल कर आ सकती हैं। तो इस प्रकार से पॉवर्टी का फिर इम्पेक्ट होगा, फिर वो साइकिल चलती रहेगी और ये आपका चीजें और ज्यादा इम्पेक्ट करती है, ठीक है। ये बात निकल कर आई। अब चलते हैं हम वोमेन एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वोमेन एम्प्लॉयमेंट की भी हम बात करेंगे कि इन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो कोविड-19 पैंडेमिक ने, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन कहो या फिर वोमेन कहो, दोनों पर असर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक रिसेंट स्टडी इन दिल्ली जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने किया था। इन्होंने पाया कि 8 महीनों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नेशनल कैपिटल में, वो आपका 17% से बढ़ गया है। समझ में आया आपको। और जबकि हमने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स विच अनएम्प्लॉयड। तो ये बातें हैं। और उसके बाद CMIE का रिपोर्ट है, इसमें बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो आपका बिटवीन द पीरियड मिड 2016 से लेकर अर्ली 2020 यानी कि बिफोर कोविड-19 का पीरियड कह सकते हो, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ वर्किंग वोमेन आउट ऑफ ऑल वोमेन फॉलिंग इन द वर्किंग एज, यानी कि लेट्स से कि 100 महिलाएं हैं जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन में फॉल करती है। अब उसमें 20 महिलाएं ऐसी हैं जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया, 20%। समझ में आया। तो आप समझो कि ऑलरेडी महिलाओं में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है, और बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का। बहुत सारे महिलाएं जो वर्क करती होंगी उनके वर्क छीन लिए गए होंगे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक शटडाउन, बिकॉज ऑफ द लो डिमांड, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो आपका 16.4% पहले हुआ करता था, और अब वो गिरकर 11% हो गई। और ये भी एस्टिमेट की जा रही है कि जो पैंडेमिक आया उसके कारण ये जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 9% तक पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है कि ऑलरेडी वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द फीमेल लेबर फोर्स बहुत ही कम है, और उसमें से भी अगर हम इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को जोड़ दें तो और ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाएगी, और ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द लेबर फोर्स वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो ये बात निकल कर आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जॉब्स फॉर वोमेन, तो जॉब्स फॉर वोमेन की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो जो आपका एक डाटा है जो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कि जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें वोमेन का रिप्रेजेंटेशन 10.7% है। ये 2029-20 का डाटा है। जबकि जॉब लॉसेस जो महिलाओं ने फेस किया है वो आपका 14% फेस किया है, ठीक है। तो ये बात है। तो एक हमेशा याद रखना कि वोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वर्कफोर्स में वो बहुत ही कम है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जेंडर इक्वलिटी होगी तो ये जो आपका परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स है ना, इसमें महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगी। और जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगी तो देश की जो जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ होगी, और देश में इक्वलिटी की भावना होगी, और देश जो है वो compete कर सकेगा वर्ल्ड मार्केट से, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। लेकिन अभी क्या है, मेजोरिटी ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ द वोमेन वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज ही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी है वो अंडर पोटेंशियल हो जाती है, ये बात है। तो कंक्लूजन की बात करें तो देख लो, अकॉर्डिंग टू OECD कोविड-19 पैंडेमिक हैज ट्रिगर्ड वन ऑफ द वर्स्ट जॉब क्राइसिस सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। ये बिल्कुल सही बात है।
ग्रेट डिप्रेशन जो आपका 1929 में आया था, है ना। और उस समय आपने देखा होगा कि नॉट ओनली द अमेरिकन इकोनॉमी बल्कि वर्ल्ड ओवर जो भी इकोनॉमी थी उस पर गहरा प्रभाव डाला था। इसके कारण बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते थे उनकी तो यूं कह सकते हो कि काफी बड़ी लॉस हुई। और बैंक जो थे वो भी बैंकरप्ट हो गए थे, बिकॉज उन्होंने क्या था, सब प्राइम बोरोवर को लोन दे दिया था भर भर के, जिसका कारण जब ये क्राइसिस आई तो फिर वो चुका ही नहीं पाए। अब चुका ही नहीं पाए तो बैंक अपना क्राइसिस में चला गया। बैंक क्राइसिस में चले जाने का मतलब समझ रहे हो कि जो पूरा इकोनॉमी जो बैंक पर डिपेंड करता है वो आपका क्राइसिस में चला जाएगा। तो वही आपका निकल कर आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर में हुआ और उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी या फिर यूँ कह सकते हो कि हम बाहर के देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है, क्राइसिस आती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम ही सब पर होगा। इसलिए ना हम कहते हैं या फिर हमेशा आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता में क्या है कि बाहरी शॉक से आप बच सकोगे। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। तो OECD के अनुसार कोविड-19 पैंडेमिक ने वर्स्ट जॉब क्राइसिस लेकर आया। ठीक है, एंड वही बात है कि अब लेबर मार्केट को रिजिलेंट बनाया जाए, इसेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाए इकोनॉमी में। ठीक है, ताकि इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो। जो भी आपके इंडस्ट्री शट डाउन हो गए थे उनको इंसेंटिव सब दो, ताकि फिर से वो रिवाइव कर सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से ओपन हो। ये सब चीज़ें हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, अलॉन्ग विथ व्हाट, स्किल्ड वर्कफोर्स। तो चलो स्किल्ड वर्कफोर्स तो आ जाएंगे, लेकिन वो जो आपका इनर्शिया बन गया कि हो सकता है आगे भी इस प्रकार की डिजीज बढ़े, हो सकता है नए वेरिएंट्स आते हैं, तो ये जो इनर्शिया ऑफ नॉट एक्टिंग ये जो आ गया ना, ये भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनको रोकता है इन्वेस्ट करने से। जो भी कंपनीज है वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाती नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा गया, लेकिन होप आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप देख लो 2 पेज में हमने आई थिंक 40 मिनट का लेक्चर कर दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा होता है ना फीलिंग कि हाँ चलो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आनंद से पढ़ाते हैं, बस इसीलिए हमने आपको ये थोड़ा सा लेक्चर्स आपको लंबे दिए हैं। ध्यान रहे कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है ना वो एसडीजी गोल के अचीवमेंट को भी प्रभावित करेगा, बिकॉज एसडीजी गोल के अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या टारगेट है, रिड्यूस इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, रिमूव हंगर, ये सब टारगेट है कि नहीं है। और कोविड-19 ने तो पूरा इकोनॉमिक पैटर्न को ही मरोड़ कर रख दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपका एसडीजी गोल के अचीवमेंट पर देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी एसडीजी गोल्स की अचीवमेंट काफ़ी स्लो है, और इसने और ज़्यादा स्लो करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे आपको ध्यान रखना है, आपको अगर कंक्लूजन लिखना है तो एसडीजी गोल 8 से आप लिंक कर सकते हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ये बात चलो ठीक है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, इसको तो मैंने जो आपके वोमेन के इश्यूज है ना, रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अच्छे तरीके से कवर किया था। वो आपने इलोबरेट तरीके से समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखेंगे ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी आपने तो ये जो इश्यू है आपने देखा होगा। कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ वो हम देखेंगे यहाँ पर, वो सबसे बड़ी बात है। तो जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो आपको पता है इंडिया एक पेट्रियर्कल माइंडसेट वाला लंबे समय से देश रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट पेट्रियर्कल माइंडसेट वुमेन को इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिल पाया, डिस्पाइट हमारे संविधान ने इक्वलिटी के अधिकार देने की बात की थी। और बिकॉज ऑफ दैट डोमेस्टिक वायलेंस इश्यू सब निकल कर आती हैं। वुमेन की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है फीमेल लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये सब इश्यू निकल कर आती है। और कोविड-19 के कारण हुआ क्या था
कि इकोनॉमिक शटडाउन हो गए थे, तो अल्टीमेटली जो पीपल थे जिनकी जो कंपनी है लेट से बंद हो गई या फिर कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति अब घर पर ही रहने लगे। अब घर पर ही रहने लगे तो एक होता है ना मेंटल प्रेशर या फिर मेंटल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि कोविड-19 का जो फेज था काफ़ी स्ट्रेसफुल फेज था, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है इन द फैमिली वो देखने को मिल रहे थे, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी निकल कर आ रही थी। और उसका एक रिपोर्ट हम बताएंगे आपको, उस रिपोर्ट में आपको वो बातें कही भी गई है, एक्सेप्ट भी किया गया है। तो ये जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक प्रकार से इसमें डेफिनेशन की बात कही गई है, तो डेफिनेशन तो आपको ही पता है ना। यूँ कह सकते हो कि इट रिफर्स टू इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, यानी कि जो आपके जैसे इंडिया की बात करें तो हस्बैंड है तो वुमेन के साथ अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें आपका चाइल्ड अब्यूज या एल्डर अब्यूज ये सब भी आ जाते हैं, या फिर अब्यूज बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। कोई भी जो हाउस होल्ड का मेंबर है वो अब्यूज करता है, नुकसान पहुंचाता है, मारपीट करता है, मेंटल पेन पहुंचाता है, तो वो सब आपका डोमेस्टिक वायलेंस होगा। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या हुआ कि एक फैमिली में जो भी आपको इस प्रकार की इश्यू जो भी कर रहा होगा, जिस पर भी किया जा रहा है, वो सब कवर हो जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टर कंट्रोल ला दिया था ऑन वंस मोबिलिटी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे थे, ठीक है। जो अपना इंटरेक्शन करते थे पहले वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में लोग जो है वो रेस्ट्रिक्टिव फील कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट तो महिलाओं पर पड़ी, बिकॉज फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल अब्यूज काफ़ी ज़्यादा इन पर देखने को मिला, ठीक है। और जबकि देख लो एसडीजी का गोल 5 है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक इसने जेंडर इक्वलिटी को भी प्रभावित किया, है ना। अब अगर हम बात करें कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस तो क्या हो सकता है? पेट्रियार्कल माइंडसेट। पेट्रियार्कल माइंडसेट में क्या है कि आपका मैन इज सुपीरियर, वोमेन इज इन्फीरियर, ट्रेडिशनल बिलीफ चलती रहती थी ना। अब तो चलो बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एजुकेशन ये सब चीज़ें दूर हो रही है, लेकिन पहले ये ट्रेडिशनल बिलीफ काफ़ी ज़्यादा थी, और रूरल एरियाज में आप आज भी देख सकते हो। तो इसमें क्या होता था कि कंट्रोल करो अपने वाइफ को, जो हम बोले वही सुने, ठीक है। वोमेन आरंट इक्वल टू मैन, इस प्रकार की चीज़ें चलती थी। और डाटा भी देख लो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा 42% ऑफ द सर्वेड मेन, उनका कहना है कि भाई साहब एटलीस्ट वन वैलिड रीजन तो है हमारे पास वाइफ को बीट करने के लिए, ठीक है। आप सोचो किस प्रकार की बात निकल कर आती है। अगर हम बात करें सोसाइटियल इन्फ्लुएंस की, तो सोसाइटियल इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर तो प्रभाव पड़ता ही है, बिकॉज ये जो वायलेंट बिहेवियर है वो फैमिली से निकल कर जाता है सोसाइटी में, फिर सोसाइटी से वो निकल कर आते हैं फैमिली में, तो ये आपका चक्र है ना वो चलता है। और बिकॉज ऑफ दैट चक्र ये जो आपका सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस गहरा होता है, जो बच्चे हैं वो भी इस प्रकार की वायलेंस को सीखते हैं और वो फिर रिपीट करते हैं इन सब चीज़ों को, और ये हमारे कल्चर को प्रभावित करता है, वो उनके जो संस्कार है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। गर्ल्स जो है वो जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं इन द फैमिली, वो फिर जाके विक्टिमाइज बनते हैं अपने हस्बैंड का, ठीक है। तो ये बात है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉजेज भी बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अल्कोहल, ड्रग्स ये भी कंट्रीब्यूट करती है वायलेंट बिहेवियर को, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे राज्य में जो आपके जो अल्कोहल वो बैन है, उसके बाद आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो सकता है, यानी कि ड्यूरी रिलेटेड डेथ या फिर ऑनर किलिंग जैसी न्यूज आपने देखा भी होगा, ठीक है। कि बेसिकली लेट से कि कहीं कोई इंटर कास्ट मैरिज करता है तो ऑनर किलिंग जैसे इंसिडेंट्स न्यूज में आती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल माइंडसेट, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, ये सब आते हैं। उसके बाद आपका इंडिविजुअल फैक्टर में आप देख सकते हो कि अगर कोई वोमेन तरक्की कर रही है, ठीक है, वोमेन जो है मैन से काफ़ी आगे निकल रही है इन वेरियस फील्ड, तो जो मैन है हो सकता है वो जेलस फील करे, ठीक है। उसके फैमिली मेंबर में ही तो बैठे रहते हैं ना सब आ, इस प्रकार की भावना रखने वाले, और वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हम इतना कमज़ोर कैसे हैं, ये है वो है, ठीक है। तो इन्फीरियर फील नहीं करना चाहते, कहने का मतलब ये है।
जबकि ये तो व्यक्ति की काबिलियत होती है, अगर वुमेन अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही तो उनकी काबिलियत है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपकी नाकाबिलियत है कि आप नहीं कर पा रहे, है कि नहीं है। ये बात निकल कर आती है। तो ये सब फीलिंग जो है एक प्रकार से हेटर्ड क्रिएट करता है एंड इसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस भी निकल कर आती है। तो हमने देखा एक प्रकार से पैट्रियार्कल माइंडसेट, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, ये सब बातें, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद सम डाटा एंड फिगर्स, बिकॉज विदाउट डाटा एंड फिगर्स आप जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लिखना जरूरी है ना डाटा। तो देख सकते हो, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि 1 in every 3 women across the globe experience physical or sexual violence by an intimate partner or sexual violence by an perpetrators in their lifetime। मतलब यूं कह सकते हो कि 3 in 1 woman, हर 3 महिलाओं में से एक महिला कहीं ना कहीं फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस बाय देयर पार्टनर जरूर फेस करती है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये जो इशू है ना ग्लोबल लेवल पर है। तो अगर इसको दूर करना है तो ग्लोबल लेवल से ही दूर करना पड़ेगा। और उसके बाद देख लो वुमेन वायलेंस इन इंडिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2015-16 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, अबाउट 30% वुमेन इन इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज एक्सपीरियंस फिजिकल वायलेंस सिंस द एज ऑफ 15। समझ में आ रहा है, 15 ईयर की उम्र से आपका फिजिकल वायलेंस झेलना, एक प्रकार से उनके मेंटल कंडीशन की क्या असर होती होगी। साथ ही साथ वो दूसरे जो ह्यूमन कैपिटल के ग्रोथ पर है उन पर तो उनका फोकस जाता ही नहीं होगा। ये सब चीज़ें निकल कर आती है। एलोंग विथ यहाँ पर आप देखिए अबाउट 31% ऑफ द मैरिड वुमेन हैज एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस बाय देयर स्पाउस। उसके बाद आप देखो अबाउट 6% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल वायलेंस एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो सेक्सुअल वायलेंस या फिर आपका फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, ये सब चीज़ें जो है महिलाओं को प्रभावित करती हैं। और ये डाटा 1-2% का नहीं है, 30%, 31%, समझ में आ रहा है। तो ये जो है अपने कहते हैं ना उसको, अपने पोटेंशियल को कहाँ से इन्हांस कर पाएंगे जब इस प्रकार की इशू उनके पास रहेंगी। तो फिर भी जो महिलाएं शिक्षा पाती हैं और अचीव कर पाती हैं तो एक बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया होता है। बिकॉज इतना आसान नहीं रहता है कि ये कोई रूरल वो एरिया से वोमेन आया है या फिर अर्बन एरिया से जो भी है, कि वो जो है सारे जो सोशल डिस्टर्बेंसेस को पार कर कर वो अपने मकसद को हासिल करती है। तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप देखिए इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। तो लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो पहली बात तो ये कि महिलाओं के लिए बर्डन बढ़ गया। बर्डन कैसे बढ़ गया, जो अनपेड केयर वर्क है ना, बच्चों का ख्याल रखना या फिर आपका पति का ख्याल रखना। और बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये जो आपका सैनिटेशन सब की इश्यू है उन सब का भी तो ध्यान रखने की बात हो जाती है। तो इसके कारण बर्डन जो है एक प्रकार से 3 गुना बढ़ गया एज कम्पेयर टू मैन। और इसके बाद आप देख सकते हो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं ना वो अंडर रिपोर्टिंग रहते हैं। बिकॉज एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि जो आपका सोसाइटी है ना वो एक प्रकार से क्रिटिसिज्म करने लग जाता है कि भाई साहब अपने परिवार के खिलाफ ही तुम जाओगी, आवाज़ उठाओगी, है ना, केस फाइल करोगी। ये प्रकार का जो स्टिग्मा सब है ना वो सब जो है रोकता है केसेस को दर्ज करवाने से। तो ये बात निकल कर आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोविड-19 के दौरान मोबिलिटी तो स्टॉप ही हो गई थी ना, लोग घर से बाहर नहीं जा पाते थे। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रही है तो यूँ कह सकते हो कि वो रिपोर्ट नहीं करवा सकते फिजिकली जाकर, ठीक है। अगर ऑनलाइन करवाना है तो बहुत सारे महिलाओं को हो सकता है कि डिजिटल नॉलेज ना हो तो वो भी नहीं कर सकती। वो बात निकल कर आती है। साथ ही साथ देख सकते हो मिनिमम मोबिलिटी, ये हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वोमेन वेर लूजिंग इवन द एवेन्यूज, जो उनको सेफगार्ड करेगा फ्रॉम द एब्यूज अगर वो रिपोर्ट कर पाती है टू द अथॉरिटी। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स सोशल नॉर्म्स, वही बात मैं आपको कर रहा था कि जो ऑर्थोडॉक्स सोशल नॉर्म्स है ना कि भाई साहब कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है महिलाएं तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाती है। बिकॉज
जो कहा जाता है ना, उनको यूँ हो सकता है कि समाज में क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, फैमिली में क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, तो वो सब बात है। उसके बाद आप देख सकते हो सिस्टम फेल्यूर, यानी कि यूँ कह सकते हो कि वुमेन बिलोंगिंग टू द पुअर एंड वल्नरेबल क्लासेस वो कंप्लेंट फाइल भी नहीं कर पाते। यूँ कह सकते हो कि जो अथॉरिटीज की मदद होनी चाहिए, फुल कॉपरेशन होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ डी फंक्शनल एनजीओज, तो जो एनजीओज हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। वो भी जो मुद्दे को पब्लिक के सामने नहीं ला पा रहे थे, गवर्नमेंट के सामने नहीं ला पा रहे थे, बिकॉज सब कुछ तो लॉकडाउन था ना। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन फिर भी यूँ कह सकते हो कि और जो एनजीओ सब है वो लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा आगे भी आए थे, और भी अदर मामले में, ये बात है। और यहाँ पर देख लीजिए अंडरमाइनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी, तो जेंडर इक्वलिटी को भी अंडरमाइन किया गया। ये जो आपका कोविड-19 का इम्पैक्ट है, जैसे एसडीजी गोल 5 की बात करें तो ये तो सारे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है, वायलेंस को ख़त्म करने की बात करता है, पब्लिक हो या प्राइवेट स्पेयर्स हो। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ये जो जेंडर इक्वलिटी है वो अंडरमाइन हुई, ठीक है। और इसके बाद मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, ये एक अलग से ही चैलेंज आ गया बिकॉज ऑफ द निगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो महिलाओं के ऊपर आई बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो भी कह लो। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी, तो एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई, जॉब लॉसेस बढ़ा, अदर इकोनॉमिक प्रेशर जो महिलाओं पर आई, तो ये सब भी बातें। तो कीवर्ड में हमने क्या देखा कि जो आपका इम्पैक्ट हुआ लॉकडाउन का डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो बर्डन बढ़ी, तो उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स बढ़े। साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि अंडर रिपोर्टिंग केसेस की ज़्यादा हुई, मिनिमम मोबिलिटी वुमेन की, जिसके कारण वो रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी केसेस को टू द अथॉरिटी। ऑर्थोडॉक्स सोशल नॉर्म्स है, सिस्टम फेल्यूर, वो वल्नरेबल क्लास को यूँ कह सकते हो जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई, कंप्लेन फाइल होना है लेकिन नहीं हो पाता है था। डिफंक्ट एनजीओज हो गया आपका, अंडरमाइनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी, उसके बाद मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी, तो ये सब इश्यू है, ये हमने देखा। अब चलो वे फॉरवर्ड की क्या किया जाना चाहिए। तो हेल्पलाइन नंबर्स ये जो होता है ना, आजकल आप देख रहे होगे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती है, ठीक है। अगर इसेंशियल हेल्प चाहिए तो वो उन नंबर पर कॉल करके ले सकती है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी क्या सक्सेस रेट है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। पता चला कॉल कर रहे फ़ोन लग ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा व्यस्त आ रहा है कि फ़ोन लग ही नहीं रहा, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हो कि हेल्प मांगी लेकिन हेल्प बड़ा देरी से आ रहा है, तो वो सब भी इशू निकल कर आती है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल कैपिटल यानी कि यूँ कह सकते हो कि होप, रिजिलेंस, ऑप्टिमिज्म, ये सब की फीलिंग महिलाओं में कल्टीवेट करनी पड़ेगी। ये महिलाएं को कल्टीवेट करना पड़ेगा, सेल्फ एफिशिएंसी या फिर यूँ कह सकते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, होप। तो ये सब आपका पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैपिटल क्रिएट करना पड़ेगा अमंग द वुमेन, ताकि वो जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जो है अपने लाइफ को देखे और वो इकोनॉमिक वेलबींग हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आएगी जब वो प्रॉपरली एजुकेटेड होंगी, प्रॉपरली अवेयर होंगी, ठीक है। इसलिए तो एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी है। और उसके बाद आपका इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ वायलेंस, तो जो वायलेंस की केसेस आती है रिपोर्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अंडर रिपोर्टिंग के केसेस देखे। तो जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट्स है, वो रूल्स रेगुलेशंस को टाइट करे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करे ताकि फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग हो सके। अलॉन्ग विथ डिजिटल मॉनिटरिंग इस्टेब्लिश की जाए, जैसे कोई स्पेशलिस्ट ऐप हो, या फिर आपने देखा होगा आजकल मोबाइल में इमरजेंसी फीचर वाली आती है कि आप अगर पार्टिकुलर बटन दबाते हो तो फिर डायरेक्ट आपका इमरजेंसी सेंटर में कॉल लगता है और वहाँ से आपकी मदद इंश्योर हो पाती है, ठीक है। तो इससे आपका जो कंप्लेनेंट है वो रिपोर्ट कर सकेंगे ऑन द इश्यूज एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक वायलेंस। साथ ही साथ एनजीओज की रिसोर्सिंग बढ़ा दीजिए, बिकॉज एनजीओ एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मदद करता है वल्नरेबल सेक्शन को, एज वेल एज टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, बिकॉज ये आवाज़ उठाते हैं, ये लोगों के कंसर्न्स को देखते हैं। तो ऐसे में अगर हम एनजीओ के रिसोर्सेज को बढ़ाएं, यूँ कह सकते हैं एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करें,
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं टू रिड्यूस द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, लीगल एड टू द सर्वाइवर्स, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं उनको तो पता भी नहीं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो जब प्रोसीजर नहीं पता फिर क्या होगा, वो जो है वंचित रह जाएंगी टू गेट जस्टिस। तो ये सब बात है। साथ ही साथ हेल्थ केयर सर्विसेज को इंश्योर किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर कोई महिला बीमार है, कोई पुरुष बीमार है एक फैमिली में, तो पुरुष का इलाज हॉस्पिटल में होगा, महिला का इलाज घर में ही करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात है। तो वुमेन की टाइमली एक्सेस टू नेसेसरी एंड कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए ड्यूरिंग द क्राइसिस, सच एज मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, सेफ अबॉर्शन। तो जो एग्जाम्पल्स है फ्रॉम अदर कंट्रीज जहाँ से हम सीख सकते हैं, एक है फ्रांस और एक है आपका स्पेन। ठीक है, तो फ्रांस में क्या प्रोसीजर है तो देख सकते हो, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो आपका लगभग 20,000 होटल नाइट्स का पे करता है फॉर द सर्वाइवर्स जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, एज वेल एज जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर जो आपके फूड प्रोडक्ट्स सब बिकते हैं, वहाँ पर फाइनेंस काउंसलिंग दी जाती है इनको, ताकि ये इकोनॉमिक एम्पावर हो सके। उसके बाद स्पेन में आपका वुमेन को कोड वर्ड दिया जाता है, जैसे वुमेन को कोड वर्ड दे दिया जाता है, जैसे मार्क्स 19 है फार्मेसी स्टोर में, तो इस कोड वर्ड के माध्यम से एक प्रकार से जो वल्नरेबल वुमेन है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। वही बात है, जो कोविड-19 है इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सोजीनस यानी कि बाहर से आने वाला शौक जिसको हम कहते हैं वो दिया है, जिसने सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट किया है डोमेस्टिक वायलेंस को अराउंड द वर्ल्ड, और नॉट ओनली द वर्ल्ड, इंडिया में तो है ही है। साथ ही साथ इसके कारण आपका जो लर्निंग लॉस है महिलाओं के बीच कह सकते हो वो भी हुई है। साथ ही साथ जो आपका जेंडर इनइक्वलिटी है वो सब की जो चीज़ें हैं और ज़्यादा प्रबल हुई है। अलॉन्ग विथ आप कह सकते हो कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट लॉस है वो भी एक मेजर नुकसान है महिलाओं के लिए, बिकॉज ऑलरेडी महिलाएं जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कम उनका परसेंटेज है, और हेल्थ क्राइसिस तो हुई है, जिससे आपका न्यूट्रिशनल क्राइसिस, ठीक है, पोवर्टी, तो इन सब का इम्पैक्ट महिलाओं पर जाता है। साथ ही साथ पोस्ट माइग्रेशन कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी डेवलप करें टू कम्बेट द रिवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सब बातें हैं। तो होप यहाँ तक हमने ये इशू अच्छे से डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड ऑल द इशू इन डिटेल। 2 ही 3 पेज है बट हमने इसको डिटेल से जानबूझकर डिस्कस किया ताकि आप इसको समझ सको, और उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर सीरीज में। अगर लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो बस लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करते रहिए, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ अस विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ मैनी एस्पिरेंट्स। तो आपको बस शेयर करते रहने हैं। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच।